जय श्री राम। अच्छा, ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, चलिए समझते हैं। देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज वेलबींग ऑफ फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब एक पर्सन जो है, अगर उसका जो रिप्रोडक्शन का जो एस्पेक्ट है, वो रिप्रोडक्शन का एस्पेक्ट फिजिकली नॉर्मल, बिहेवियरली नॉर्मल है, सोशली नॉर्मल है, तो हम कहेंगे कि ठीक है, तो ये पर्सन जो है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम पढ़ क्यों रहे हैं? देखो, ये वर्ल्ड का पॉपुलेशन ना तेजी से ग्रो कर रहा है। और ये जिस जिस तेजी से पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, हमारे इंडिया का पॉपुलेशन जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, हमें लग रहा है कि रिसोर्सेज हमारे पास उतनी नहीं है कि हम इस पॉपुलेशन को रिटेन कर रिटेन फ्यूचर में इस ग्रोथ को रिटेन करके रख सके। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो ये जो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है ना, इस एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में ब्रेक कैसे लगेगा, तो वो इधर से हम देख लेंगे। किधर से देख लेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ से देख। ठीक है। दूसरी बात कि दो बच्चे जो होते हैं, दो बच्चे के बीच में कैसे गैप क्रिएट करना है, वो भी हमें इधर देखना है। और भी कई सारे एस्पेक्ट है कि करके देखें। चलिए हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, पॉपुलेशन। अच्छा, वर्ल्ड का पॉपुलेशन इस समय कितना है? वर्ल्ड का पॉपुलेशन भाई इस समय है 2 बिलियन, सॉरी 7.2 बिलियन। 1900 में ये जो पॉपुलेशन था ये 2 बिलियन था। 2000 में ये जो पॉपुलेशन था 6 बिलियन था। और 2011 में ये पॉपुलेशन 7.2 बिलियन। ठीक है। तो पॉपुलेशन वर्ल्ड का तो तेजी से ग्रो कर रहा है। ये वर्ल्ड का पॉपुलेशन तेजी से ग्रो कर रहा है, क्यों ग्रो कर रहा है? क्योंकि देखो, समय के साथ ना लास्ट 120 ईयर्स में हमने तेजी से पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में तेजी से हेल्थ फैसिलिटी को इंप्रूव किया है। अब हर व्यक्ति का एसेस इंडिया में डॉक्टर का जरूर है। तो इसलिए क्या है कि डेथ डेथ जो है वो कम हुई है, हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हुई है। उसकी वजह से हमारा पॉपुलेशन तेजी से ग्रो किया है। अगर आप इंडिया के पॉपुलेशन को देखते हो, तो 1947 में इंडिया का पॉपुलेशन जो था वो 350 मिलियन था। 2000 में ये पॉपुलेशन जो है ये हो गया 10 मिलियन। और 2011 में ये पॉपुलेशन क्या हो गया? 200 मिलियन हो गया, मीन्स 1.2 बिलियन हो गया। तो ये पॉपुलेशन जो हमारा भी तेजी से इंक्रीज हुआ है, इसका रीजन क्या है? हेल्थ फैसिलिटी जो है हमारी इंप्रूव हुई है, इसलिए हमारा पॉपुलेशन ग्रो किया है। ठीक है। अच्छा, एक टर्म होता है बर्थ रेट, नंबर ऑफ बर्थ पर ईयर पर थाउजेंड पॉपुलेशन। दूसरा होता है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, नंबर ऑफ डेथ ऑफ मदर्स पर ईयर पर थाउजेंड पॉपुलेशन। और एक होता है इन्फेंट मोर्टिलिटी, इन्फेंट मीन न्यूबॉर्न जो होता है, नंबर ऑफ डेथ ऑफ न्यूबॉर्न पर ईयर पर थाउजेंड पॉपुलेशन। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, हेल्थ फैसिलिटी, बर्थ रेट जो है वो हमारा इंक्रीज हुआ है। हालांकि अभी तो हमारा बर्थ रेट उतना ज्यादा नहीं है। बर्थ रेट हमारा एक स्टेबल कंडीशन में आ चुका है। मतलब एज ए कंट्री, एज ए भारतीय मैं अगर बात करता हूँ, मैटरनल मोटिलिटी रेट, मदर का जो डेथ रेट है वो डिक्रीज हुआ है हमारा। और इन्फेंट मोटिलिटी रेट डिक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल ना हमारा पॉपुलेशन जो है इसी रीजन से इंक्रीज हुआ है। अच्छा, एक टर्म होता है सेंसस। सेंसस क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज सेंसस। ठीक है। अब ये जो हमारा सेंसस है ना, इसको हम हर 10 साल पर प्रैक्टिस करते हैं हमारे इंडिया में। हर 10 साल पर पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। राइट। एक और टर्म होता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होता है? डेमोग्राफी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। यस, डेमोग्राफी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर आप हमारा रीसेंट सेंसस देखोगे, तो रीसेंट सेंसस 2011 का ही लेना पड़ेगा। वो 1.2 बिलियन था। और उसके पहले वाला जो लास्ट सेंसस था वो था 1 बिलियन। एक टर्म होता है एवरेज एनुअल ग्रोथ। क्या? एवरेज एनुअल ग्रोथ है। मतलब आपका पॉपुलेशन एवरेज पर ईयर कितना ग्रो करता है। तो अगर आप एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट देखेंगे, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट देखेंगे,
तो इसका फॉर्मूला है N2 माइनस N1 बाई N1 इंटू पी, जहां पर N2 जो है ये लास्ट सेंसस है, मतलब पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू लास्ट सेंसस है, और N1 जो है ये सॉरी नॉट लास्ट सेंसस, रीसेंट सेंसस। मतलब अगर इंडिया में लेते हैं तो इंडिया में अभी तो 2011 में सेंसस हुआ था ना, अभी होने वाला है फिर से 2011 के बाद से 10 साल तक पॉपुलेशन ही काउंट नहीं किया, कोरोना और पॉलिटिकल रीजन दो। तो रीसेंट सेंसस N2, और उसके पहले वाला सेंसस मैं यहाँ पे लास्ट सेंसस बोल रहा हूँ वो N1, N2 माइनस N1 बाई N1 इंटू पी। इसका फॉर्मूला क्या है एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट का, N2 माइनस N1 बाई N1 इंटू पी। पी मतलब क्या है, दोनों पॉपुलेशन के बीच में कितने इयर्स का टाइम लिया गया है, तो पी को 10 मानेंगे, पी इंटू 100। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हो तो 1.2 माइनस 1 बाई 1 इंटू 10 इंटू 100, तो ये वैल्यू आ गई लगभग 2% के करीब। तो हमारा एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है वो 2% से थोड़ा सा कम है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। अच्छा देखो, ह्यूमन का जो लाइफ होता है ना, ह्यूमन के लाइफ को आप तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक प्री रिप्रोडक्टिव फेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज एंड देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। प्री रिप्रोडक्टिव फेज जो है आप 0 से 18 साल ले लो, 18 साल के पहले तो हमारे इंडिया में कोई विवाह तो करता नहीं है। रिप्रोडक्टिव फेज ले लो आप 18 to 50 ईयर्स, है ना, और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज ले लीजिए आफ्टर 50 ईयर्स। तो हम अगर पॉपुलेशन पिरामिड ड्रॉ करते हैं ना इसका, तो तीन टाइप के पॉपुलेशन पिरामिड ड्रॉ कर पाएंगे। एक है पिरामिड ऑफ एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, दूसरा है पिरामिड ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन, एंड थर्ड वन इज पिरामिड ऑफ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। देखो, अगर आप पिरामिड ऑफ एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन देखते हो ना, समझिए, आप अगर पिरामिड ऑफ एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन देखते हैं, तो पिरामिड ऑफ एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में क्या होता है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज के इंडिविजुअल्स हैं उनका नंबर सबसे ज्यादा होता है, और फिर रिप्रोडक्टिव फेज के इंडिविजुअल्स का नंबर। भाई यहाँ पर बच्चे ज्यादा होते हैं, और बच्चे ज्यादा है तो फ्यूचर में वो पॉपुलेशन एक्सपेंड तो करेगा ना। हाँ, जैसे इंडिया पाकिस्तान का देख लो, बांग्लादेश का देख लो, यहाँ पे बच्चे खूब सारे होते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन है तीनों कंट्री का, इट्स यहाँ पे अगर पॉपुलेशन पिरामिड बनेगा तो इट विल बी पिरामिड ऑफ एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। दूसरा है पिरामिड ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन। जो स्टेबल पॉपुलेशन होता है उसमें प्री रिप्रोडक्टिव फेज के इंडिविजुअल्स का नंबर और पोस्ट रिप्रोडक्टिव सॉरी रिप्रोडक्टिव फेज के इंडिविजुअल का नंबर बिल्कुल सेम होता है। मतलब जितने पेरेंट्स हैं उतने ही बच्चे हैं। अगर जितने पेरेंट्स हैं उतने ही बच्चे हैं, मतलब ये पॉपुलेशन फ्यूचर में ग्रो करेगा क्या, नो, इट विल रिमेन सेम। तो ये पिरामिड ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन है। लेकिन हमारे पास एक थर्ड कंडीशन है। इस थर्ड कंडीशन में प्री रिप्रोडक्टिव फेज के इंडिविजुअल और रिप्रोडक्टिव फेज के इंडिविजुअल में प्री रिप्रोडक्टिव फेज के इंडिविजुअल का नंबर कम है। प्री रिप्रोडक्टिव फेज का इंडिविजुअल जो होता है ना भाई, उसका नंबर अगर कम है ना, ये वाकई चिंता का बात है उस कंट्री के लिए, उस सोसाइटी के लिए, क्योंकि ये पॉपुलेशन फ्यूचर में डिक्लाइन करेगा। तो ये पॉपुलेशन पिरामिड है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का। तो प्री ये जो आपका फर्स्ट एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का मैंने इंडिया बता दिया, फ्यूचर में बहुत जल्दी स्टेबल पॉपुलेशन बनने वाला है। और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन देखोगे ना, एज ए कंट्री कोरिया है, जापान है, अब रशिया है, यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है। पॉपुलेशन डिक्लाइन होने का जो भी रीजन वहाँ पे, मतलब बहुत सारे कल्चरल रीजन भी है, और वॉर भी चल रहा है, रशिया में तो वॉर भी चल रहा है। भाई ये पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा ना, इस कंट्री को बहुत घाटा होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये ग्रोइंग पॉपुलेशन जो इससे बर्डन नहीं है, ये आपकी कंट्री को वर्कफोर्स भी तो दे रहा है ना। अब भाई नए लोग जब तक नहीं आएंगे तो उस कंट्री की सिचुएशन को कौन हैंडल करेगा, उसके लिए लड़ेगा कौन, अपनी सोसाइटी के लिए कौन लड़ेगा, इंडस्ट्री कौन चलाएगा, पॉलिटिक्स कौन चलाएगा, डिफेंस कौन चलाएगा, तो आदमी तो चाहिए ना। तो पॉपुलेशन जो ग्रो कर रहा है ना, इतनी बुरी बात नहीं है, और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन तो रियली चिंता की बात है। मतलब देखो, चाइना में अभी तो मैंने सुना ही था, चाइना में, कोरिया में, जापान में अलग से डेट, मतलब डेट करने के लिए अलग से छुट्टी मिलती है। जैसे इंडिया में आप देखोगे कि भाई मैटरनल मैटरनिटी लीव मिलता है या पेटर्निटी लीव मिलता है, या किसी का डेथ हो गया उसके लिए लीव रहता है, कैजुअल लीव रहता है।
उसी तरह से इन कंट्री में मैंने सुना है कि अब डेट का भी अलग से लीव मिल रहा है। और रशिया में तो मैंने सुना है कि वर्क प्लेस में ही एक आइसोलेटेड रूम रहेगा, जहां पर जा करके आप वर्क प्लेस पर ही फिजिकल हो सकते हैं, है ना। भाई पॉपुलेशन उन लोग को बढ़ाना है ना। तो वर्क प्लेस पर ही उन्होंने फिजिकल होने का पूरा जुगाड़ कर दिया। ये भी बढ़िया है भाई। चलिए, एक टर्म होता है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है समझिए। देखो, एमनियोसेंटेसिस जो होता है ना, बच्चा जब 15 to 20 वीक के करीब होता है मदर के उम्र में, तो अल्ट्रासोनोग्राफी का जो कैमरा होता है उससे हम बच्चे को लोकेट करते हैं। और उसके बाद से मदर के उम्र से थोड़ा सा हम यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं। मदर के उम्र से क्या निकालते हैं यहाँ पर? एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं। और उस एमनियोटिक फ्लूइड को स्टडी करते हैं। बच्चा जब मदर की उम्र में रहता है, तो 15 to 20 वीक के टाइम पीरियड के बीच में एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है मदर की उम्र से, है ना। और ये पतले निडल से निकाला जाता है, इसमें ध्यान रखा जाता है कि वह बच्चा नहीं डैमेज हो जाए। इसीलिए तो ये कैमरा है उसे लोकेट करता है। और उसके बाद से वो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, वो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसकी स्टडी की जाती है। उस एमनियोटिक फ्लूइड की स्टडी किस लिए करते हैं? हो सकता है बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, है ना। जेनेटिक डिसऑर्डर, तो अगर हमें देखना है बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं, ठीक है। जैसे हो सकता है बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो सकता है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 21st नंबर क्रोमोजोम जो होता है वो 3 हो जाता है। तो 47 क्रोमोजोम हो जाते हैं, वो बच्चा बिल्कुल एबनॉर्मल होगा। या फिर किसी को सिकल सेल एनीमिया हुआ है ना, थैलेसीमिया हुआ है। तो एमनियोसेंटेसिस में हम क्या करते हैं, सेल्स एम्ब्रियोटिक फ्लूइड निकालते हैं। उसमें सेल्स होते हैं, और उस सेल्स की क्या कर देते हैं हम लोग? करियोटाइपिंग कर देते करियो टाइपिंग कर देंगे। तो करियोटाइपिंग में क्या होगा, हम उसके न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे। तो न्यूक्लियस की स्टडी करोगे तो हर तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद से क्या किया जाता है कि अगर आप बच्चे का जेंडर पता करना चाहते हो तो वो भी कर लो। लेकिन हमारे इंडिया में बड़े स्केल पे मिसयूज किया जाता है फीमेल फिटिसाइड के लिए। मतलब बच्चे का आपने क्या किया कि जेंडर पता कर लिया, मदर जब प्रेग्नेंट थी तब भी, और अगर बच्चा फीमेल है तो उसको किल कर देते हैं। इस प्रॉब्लम को कहा जाता है फीमेल फिटिसाइड। भाई फीमेल फिटिसाइड जो है हमारे इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए हमारे इंडिया में आप जो बच्चा जो है ना, उसका जेंडर होने से पहले पता नहीं कर सकते, इलीगल होता है। तो 10 साल का सिर्फ जेल होगा भाई, है ना। डॉक्टर को 10 साल का जेल होगा, प्लस पूरे लाइफ में कभी वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, अपनी मेडिकल डिग्री उसकी बेकार चली जाएगी, है ना। तो फीमेल स्वीटिसाइड एक सोशल प्रॉब्लम है। तो मतलब मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि भाई जिस माँ से हुए हो उसी माँ को मारना चाहते हो। मतलब भाई तुम आओगे कहाँ से? आप अगर सोसाइटी में अगर लड़कियां नहीं होंगी तो बच्चे कहाँ से आएंगे? है ना, बहुत बड़ा पागलपन। यस। तो एक तो आप जेनेटिक डिसऑर्डर करियोटाइपिंग करके पता कर सकते हो। और भी एक दो सिचुएशंस है, जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी इससे पता कर सकते। क्या? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कैसे पता करते हैं? देखो, जो हमारे न्यूरल सिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, उसी में न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन। अगर पर्सन के न्यूरल सिस्टम का डेवलपमेंट नॉर्मल हो रहा है, पर्सन को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं है, तो उसके एमनियोटिक फ्लूइड में अल्फा फीटोप्रोटीन नॉर्मल रहेगा। क्या नॉर्मल रहेगा? अल्फा फीटोप्रोटीन नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं है तो वो इंक्रीज हो जाएगा। सॉरी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो वो इंक्रीज हो जाएगा।
न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल नॉर्मल नहीं रहता है, वो इंक्रीज हो जाता है। फिर से बोल दे रहा हूँ, हो सकता है मेरे बोलने में कुछ गलती हुई है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कंडीशन में क्या होता है, अल्फा फीटोप्रोटीन नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। आप इसको ही पता कर सकते हो। आप वो जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें फॉस्फोटिडिल कोलिन और स्फिंगोमाइलिन जो है, उसके रेशियो के थ्रू आप लंग्स डिसऑर्डर को भी पता कर सकते हो। आपको पता है ना कि जो आपका फॉस्फोटिडिल कोलिन होता है वो लंग्स में सरफेक्टेंट होता है। तो स्फिंगोमाइलिन और सरफेक्टेंट का, फॉस्फोटिडिल कोलिन और स्फिंगोमाइलिन का रेशियो 2:1 है, तो बच्चे का लंग्स नॉर्मल है। और अगर ये गड़बड़ है तो बच्चे के लंग्स में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। तो ये जो वीडियो है इसको यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आने वाला हूँ, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लेकर के आने वाला हूँ। तो चलिए, आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। अच्छा, ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ये वीडियो जो है नीट के प्रिपरेशन करने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट